वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर को पढ़ेंगे। तो अपने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी। आज के लेक्चर में हम लोग जो है ये पढ़ेंगे कि हमारा जो मैटर है वो अपने पास कौन कौन से तरीके की प्रॉपर्टीज़ को रखता है। सेकंड हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है मैटर की मेज़रमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये समझेंगे कि जो भी मेज़रमेंट हम लोग मैटर की कर रहे हैं उसमें क्या क्या अनसर्टेनिटीज़ आ सकती हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, सेकेंड टॉपिक होगा मेज़रमेंट ऑफ मैटर एंड थर्ड टॉपिक हमारा होगा अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट ऑफ मैटर। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो अगर हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जनरली हमारा जो मैटर है ये दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। पहली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंड देन हम लोग ये समझेंगे कि मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैटर की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बड़े आसानी से देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ सकती हैं। अब जैसे इसको एक जर्नल एग्जांपल के बेसिस पे आप लोग समझिए कि आपका एक फ्रेंड है और आप हैं, ठीक। अब एक गोरा है, एक काला है, एक मोटा है, क्या है, एक दुबला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग बड़े आसानी से उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, उसके शेप और साइज़ के बेसिस पे और इसी तरीके से मैटर के टेस्ट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो जो हमारा मैटर का कंपोजिशन होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मीन्स हमारा मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो क्या रहती हैं, वो सेम रहती हैं। अब सपोज करिए पेज है, ठीक। अब इस पेज को अगर हम लोग 20 से फाड़ दें तो क्या होगा, इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा, लेकिन इसका जो कंपोजिशन है जिससे ये मिलके बना है उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगी। तो ऐसी सभी प्रॉपर्टीज़ जिसमें क्या हो, मैटर के कंपोजिशन में कोई भी चेंजमेंट ना हो वो हमारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम लोग जो है तब ऑब्जर्व कर सकें जब कोई ना कोई केमिकल चेंज अकर हो, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मिल्क जब हमारा पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, मिल्क का पनीर में कन्वर्ट होना क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा मिल्क है ये लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो हमारा पनीर होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसके कंपोजिशन में क्या हो गया, चेंजमेंट हो गया। तो ऐसी सभी प्रॉपर्टीज़ हमारे मैटर की जिसमें जो मैटर है उसके कंपोजिशन में चेंजमेंट हो रहा है, मीन्स जिससे वो मिलके बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ में ही चेंजमेंट आ जा रहा है, तो वो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब हमने कोई भी सब्सटेंस ले लिया एग्जांपल के तौर पे और हमने उसकी एसिडिटी चेक करी, तो एसिडिटी हम लोग कब चेक कर सकते हैं, जब उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज अकर हो। इसी तरीके से हमने कोई भी मैटर लिया, उसका नेचर चेक किया कि वो कितना बेसिक है, वो न्यूट्रल है कि नहीं है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। बात यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल चेंजेस अकर होते हैं और यहाँ पर हमारा जो मैटर का कंपोजिशन है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं मैटर के मेज़रमेंट के बारे में। तो देखो यार, इतने आसान से मैं तुम लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा कि तुम लोगों को कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन रिफ्रेशर भी उठा लोगे, चाहे वो ABC हो फिर चाहे तुम्हारी OP टंडन हो, सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इन सारे नोट्स की PDF को डाउनलोड कर लेना है और मैं एक एक कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूँ इसको अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक। तो
तो अगर हम लोग मैटर की मेजरमेंट के बारे में बात करें तो जनरली जो हमारा मैटर है इसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारा मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, इसी तरीके से टेम्परेचर हो गया। ये सारी क्या होती हैं, ये सारी क्वांटिटेटिव नेचर की होती हैं। मीन्स हम लोग जो है इन प्रॉपर्टीज़ को काउंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको आप लोगों ने क्लास 9th और क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये अपने पास क्या रखती है, ये अपने पास कोई ना कोई न्यूमरिक वैल्यू रखती है और एक यूनिट रखती है। मीन्स अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास दो चीज़ें ज़रूर होंगी, एक न्यूमरिक वैल्यू होगी और एक उसकी यूनिट होगी। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो। अब घर में आपके मम्मी पापा ने आपसे बोला कि बेटा जाओ 5 किलो दाल लेके आओ, तो उन्होंने क्या बोला कि 5 किलो दाल लेके आओ, 5 kg दाल लेकर आओ। तो यहाँ पे जो 5 है ये क्या है, ये न्यूमरिक वैल्यू है, ये कोई नंबर है, और ये जो kg है ये क्या है, यूनिट है। तो ये यूनिट चेंज हो सकती है। अब जैसे घर वालों ने कहा कि बेटा बनाना लेकर आओ, तो बनाना में क्या होगा, घर वाले यही बोलेंगे ना कि 1 दर्जन बनाना लेके आओ, 2 दर्जन बनाना लेके आओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या कर रही है, अपने पास दो चीज़ें रख रही है, एक न्यूमरिक वैल्यू को रख रही है और दूसरा क्या रख रही है, एक यूनिट को रख रही है। ठीक है, तो ये यूनिट क्या है, ये यूनिट अलग अलग है। अब इसी तरीके से देखो, अगर हमें हाइट को मेज़र करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइट है 5 फीट, तो अब ये क्या है, 5 हमारा न्यूमरिक वैल्यू है और ये जो फीट है ये क्या है, ये यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूमरिक वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। तो इन्हीं यूनिट्स के बारे में अभी हम लोगों को जो है आगे बात करनी है। अब यहाँ से देखो, जिस तरीके से इस चैप्टर का नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो यहाँ पर हम लोग जो है कोई भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो लेट 80s की अगर हम लोग बात करें, 1880s की अगर हम लोग बात करें, तो जो डिफरेंट कंट्रीज थी वर्ल्ड में, ठीक है, ये क्या कर रही थी, डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स का यूज़ कर रही थी कोई भी मैटर के मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, अब सपोज कर लो इंडिया में क्या हो रहा था कि मास को किलोग्राम में मेज़र किया जा रहा था। ठीक, इसी तरीके से जो ब्रिटिश था, मीन्स जो लंदन था, वहाँ पे क्या हो रहा था कि इसी मास को पाउंड में मेज़र किया जा रहा था। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही थी। अभी आपको लेकिन क्या समझना है कि जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ थी, ये डिफरेंट तरीके के मेथड्स यूज़ कर रही थी मैटर की मेज़रमेंट करने के लिए। जर्नली यहाँ पर दो तरीके के सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एक इंग्लिश सिस्टम था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FPS सिस्टम भी बोलते हैं, और सेकेंड वन क्या था हमारा, मैट्रिक सिस्टम था, दैट इज़ कॉल्ड द MKS सिस्टम। अब ये जो MKS सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ठीक है, अब ये क्यों पॉपुलर हो गया था इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये जो था FPS सिस्टम, ये ज़्यादातर कॉलोनियल स्टेट्स में चलता था जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने शासन किया था। अब यहाँ से अगर हम लोग मैट्रिक सिस्टम को देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि जो MKS सिस्टम था ये इसलिए कन्वीनियंट था क्योंकि ये जो था इसमें डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। मीन्स यहाँ पर हम लोग जो है कोई भी क्वांटिटी को 2.5 kg, 2.50, 2.305 इस तरीके से हम लोग जो है कोई भी क्वांटिटी को, मैटर की कोई भी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते थे। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग FPS सिस्टम की बात करें, जो आपका ब्रिटिश सिस्टम था, वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो यूनिट चल रही थी वो या तो 2 में थी, 3 में थी, 4 में थी, इस तरीके से वहाँ पर जो था यूनिट चल रही थी। तो इसलिए आपका जो MKS सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और ज़्यादातर कंट्रीज़ में इसी को फॉलो किया जा रहा था, और ये सिस्टम फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, तो यहाँ पर एक और फ़ायदा था कि जो भी हमारे नंबर्स थे हम लोग जो है इनको 10 टू दी पावर में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जो
एंशियंट टाइम था, जो पहले से कैलकुलेशन हो रही थी, वो दो तरीके से हो रही थी, या तो एफपीएस सिस्टम में हो रही थी और या फिर एमकेएस सिस्टम में हो रही थी। अब यहाँ से हम लोग जो है एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फिर आखिर क्या हुआ कि एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द एसआई सिस्टम, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं, ज़्यादातर आप लोग सुनते हैं एसआई यूनिट। सर आप लोग जब भी पढ़ते हो क्लास 9th और क्लास 10th में, एसआई यूनिट इसकी ये होती है, एसआई यूनिट करंट की ये होती है, सब आप पढ़ के आ रहे हो। तो यहाँ से अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसआई सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज थी, वो क्या कर रही थी, वो डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स को यूज़ कर रही थी मैटर की मेजरमेंट करने के लिए। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था। अब जैसे इंडिया में जो है बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। अब अगर आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से साइंस में अगर कोई भी डिस्कवरी हो रही थी तो क्या हो रहा था कि जो साइंटिस्ट थे वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भाई लैंग्वेज चेंज थी, मेज़रमेंट करने का तरीका चेंज था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसकी फुल फॉर्म है CGPM। अब देखो इसको यार याद नहीं करना है कि ये CGPM कॉन्फ्रेंस क्या थी, हमें नहीं पढ़ना। हमें ये समझना है कि 1875 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और ये कॉन्फ्रेंस जो थी मैटर के मेजरमेंट को लेकर के थी। इसमें जो था साइंटिस्ट ने बात किया कि आखिर हम लोग जो है किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे हम लोग जो है मैटर की मेजरमेंट करेंगे, और ये जो सिस्टम होगा ये पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाएगा। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में इसी सिस्टम को हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन जो कंट्री में है, अब जैसे कि कंट्री में जो कोई बोल रहा है उसको हमें कोई बोलने से दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो भी डिस्कवरी होगी, जो भी साइंस में बातें होंगी, वो सारी क्या होंगी, इसी सिस्टम को लेकर होंगी। और इस सिस्टम को क्या बोला गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आप लोगों को यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट थे उसमें क्या था कि आपका सबसे पहले एफपीएस था, फिर एमकेएस था, और उसके बाद क्या हुआ, एसआई सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एफपीएस सिस्टम भी बोल रहे थे, इसमें किस तरीके से हम लोग जो थे चीज़ों को मेज़र कर रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ थी, इस लेंथ को हम लोग फुट में मेज़र कर रहे थे। ठीक, मास को हम लोग पाउंड में मेज़र कर रहे थे, और जो हमारा टाइम था इसको हम लोग सेकंड में मेज़र कर रहे थे। तो आप लोगों से आपके टीचर्स पूछते हैं कि एफपीएस सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट्स का यूज़ होता है, तो हम लोग यहाँ पर लेंथ को फुट में मेज़र करते हैं, मास को पाउंड में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग मैट्रिक सिस्टम की बात करें, जो आपका एमके सिस्टम था, जो फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बहुत पॉपुलर था। इसमें लेंथ को हम लोग मीटर में मेज़र करते थे, मास को हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते थे, और टाइम को हम लोग जो है सेकंड में मेज़र करते थे। तो इसको आप लोग याद रखना है कि किस तरीके से हम लोग जो है मेज़रमेंट करते थे। अब इसी तरीके से आपका एक सीजीएस सिस्टम था। अब सीजीएस सिस्टम में क्या था कि जो हमारी लेंथ थी, इस लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे थे, मास को हम लोग ग्राम में मेज़र कर रहे थे, और जो हमारा टाइम था इसको हम लोग किस में मेज़र कर रहे थे, सेकंड में मेज़र कर रहे थे। तो देखो यार, इतने आसानी से हम लोग जो है इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है कि जो आपके वीडियोस हैं वो थोड़ा लेट हो रहे हैं, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब से आपके जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें आपके पास कोई ना कोई वीडियो नहीं आएगा। अब देखो, इसी तरीके से हम लोग जो है एसआई सिस्टम को भी समझ लेते हैं कि आखिर एसआई सिस्टम में किस तरीके से हम लोग जो है मैटर की मेजरमेंट करेंगे। तो जनरली जब एसआई सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो साइंटिस्ट ने बोला कि कोई भी मैटर को मेजरमेंट करने के लिए कॉमनली हम लोगों के पास जो है 7 बेसिक यूनिट्स होनी चाहिए। फिर से आप लोग समझिए, साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये बोला कि कोई भी मैटर जो है उसकी मेजरमेंट करने के लिए कॉमनली हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होनी चाहिए, 7 बेसिक यूनिट्स होनी चाहिए, जिससे हम लोग जो है बड़े आसानी से मैटर को मेज़र कर सकते हैं। और उन 7 बेसिक यूनिट्स को क्या बोला गया, बेस यूनिट्स बोला गया, या फिर
फंडामेंटल यूनिट्स बोला गया। अब देखो इन बेस यूनिट्स को अगर हम लोग हटा दें तो सारी जितनी भी यूनिट्स बचती हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोल देते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हमारी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारी डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं। तो यहाँ से अब हम लोग ये समझेंगे कि हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स आखिर होती कौन कौन सी हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसका सिंबल, फिर हमारी जो उसकी यूनिट होगी एसआई उसको रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उस एसआई यूनिट का सिंबल। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 7 यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मास को हम लोग जो है किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पेयर में मेजर करेंगे, टाइम हमारा सेकंड में मेजर होगा, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी, आप लोग पढ़ चुके हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, मोल होगी। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, कैंडेला होगी। अब देखो यार, इसको याद करने में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी बहुत होती थी। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक इंट्रोड्यूस करी है कि आप लोग ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको एक वर्ड में याद रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटल। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि डबल टी और डबल एल को इंट्रोड्यूस कर देना है। तो एम से हमारा क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ई से इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, टी से टेम्परेचर और टी से हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एल से लेंथ हो जाएगी और इसी एल से क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों को जो है जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये सारी याद हो जाएंगी। ठीक, अब हम लोग जो है इनकी एसआई यूनिट को भी याद कर लेते हैं कि जो इनकी एसआई यूनिट है उसको हम लोग किस तरीके से याद करेंगे। तो देखो, मास को हम लोग केजी में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पेयर में मेज़र करते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं। ठीक, इसी तरीके से जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको मोल में मेज़र करते हैं, लेंथ को मीटर में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में मेज़र करते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप लोगों के लिए ट्रिक क्या है कि केजी ए से काकी मॉल में कैंडी खाती हैं। तो केजी ए से, तो यहाँ से तो तीनों चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। के से क्या हो जाएगा, काकी, मोल से क्या हो जाएगा, मॉल, और एम से क्या होगा, में, और सी डी से क्या हो जाएगा, कैंडी। तो केजी ए से काकी मॉल में क्या खाती हैं, कैंडी खाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है जो एसआई यूनिट हैं उनको भी याद रख सकते हैं और जो आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको भी आप लोग याद रख सकते हैं और आप लोग इस ट्रिक से इसको भूलेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी, डेट इज़ डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखो डिराइव्ड यूनिट भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होगी, जैसे वॉल्यूम। अब अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब लेंथ को भी हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे, ब्रीथ को भी हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे और जो हाइट होगी ये भी हमारी किस में मेज़र होगी, मीटर में मेज़र होगी। तो हम लोगों ने क्या किया, इस लेंथ का यूज़ करके क्या कर लिया, हमने वॉल्यूम को बड़े आसानी से मेज़र कर लिया। तो ये कॉमन हो गई ना, ये बेसिक यूनिट हो गई और इससे हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम की भी एसआई यूनिट को फाइंड कर लिया। तो एसआई यूनिट वॉल्यूम की क्या हो गई, दैट इज़ मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो अगर हम लोगों को टेम्परेचर जो है वो केल्विन में गिवन है तो बड़े आसानी से हम लोग जो है इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं। तो इसी तरीके से अब हम लोग जो है प्रीफिक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे एसआई सिस्टम में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस सुन के आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या होता है। तो देखो यार, जनरली आप लोग पढ़ते आ रहे हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, और आप लोगों ने जब न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे तो वहाँ पे किलो भी सुना होगा, मेगावाट भी सुना होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जब आप लोगों ने क्लास 10th के न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो वहाँ पे मेगावाट आया होगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द 10⁶। तो ये सारे जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये हमारे एसआई सिस्टम में होते हैं। तो इन सारे प्रीफिक्सेस को हम लोगों को पढ़ना है और इसी को हम लोग एक ट्रिक से याद भी कर लेंगे। तो अगर हम लोग प्रीफिक्सेस की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो है 3 का टेबल पढ़ना है। 10⁻⁻15, 10⁻−12, फिर देखो 10⁻−9, 10⁻6, फिर 10⁻−3, फिर 10⁻3। अब देखो -3 के बाद फिर हम लोग 3 पे आ गए। ठीक, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 10⁻15। तो देखो
10⁻⁻15 को हम लोग फर्मी बोलते हैं, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, ठीक है। 10⁻12 को हम लोग पिको बोलते हैं, 10⁻9 को हम लोग नैनो बोलते हैं, 10⁻6 को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंबल आप लोग याद रखिएगा, ये n होता है, ये म्यू होता है, ठीक। इसी तरीके से 10⁻³ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। 10⁻³ को हम लोग क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। 10⁻6 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। 10⁻9 को हम लोग गीगा बोलते हैं। 10⁻12 को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरा बोलते हैं। और 10⁻15 को हम लोग पेटा बोलते हैं। अब देखो, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका हमने बनाया है। अब फर्मी से क्या हो जाएगा, फटे। पीको से क्या होगा, पुराने। तो फटे पुराने नीले जूते मुझे मिले जिनको मैं ले गया, ठीक है। तो फटे से क्या हो जाएगा, फर्मी। पुराने से क्या हो जाएगा, पिको। नीले से क्या होगा, नैनो। मुझे से क्या हो जाएगा, माइक्रो। अब मिले से क्या होगा, मिली, ठीक है। इसको याद रखना है। अब जिनको में जो के है, के से क्या हो जाएगा, किलो हो जाएगा। अब मैं में क्या आ जाएगा, ये मेगा हो जाएगा। इसी तरीके से याद रखना है। इस तरीके से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है। तो फटे पुराने नीले जूते मुझे मिले जिनको मैं ले गया, ठीक है। तो ले हटा दो, गया मीन्स क्या हो जाएगा, जी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, गीगा, ठीक है। तो पता चला कि वो बिल्कुल ही फटे थे, तो में क्या हो जाएगा, टेरा। और पता में क्या हो जाएगा, पेटा। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है इनको याद रखना है कि फटे पुराने नीले जूते मुझे मिले जिनको मैं ले गया, तो पता चला कि वो बिल्कुल ही फटे थे। इस तरीके से आप लोग जो है 10⁻15 से लेकर के 10⁻15 तक की जो भी हमारे प्रीफिक्सेस होंगे उनकी वैल्यूज़ और उनके नाम को याद रख सकते हो कि 10⁻15 को हम लोग पेटा बोलते हैं, तो पेटा से क्या होगा, पता चला। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 10⁻², क्योंकि 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में हम लोगों ने सारी चीज़ों को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10⁻², 10⁻1। अब 10⁻1 को हम लोग 10 भी लिख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th की मैथ्स में। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। तो यहाँ पर क्या होगा, -2, -1, 1 और 2। तो 10⁻² को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटी बोलेंगे। 10⁻1 को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसी बोलेंगे, ठीक। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको याद रखना है। 10⁻1 हमारा क्या होता है, डेका होता है, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10⁻2 हमारा क्या होता है, हेक्टो होता है, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, सी डी, ये पहले दो टर्म क्या हो जाएंगे, सी डी देना है, सी डी डी ई से क्या हो जाएगा, देना, और एस से क्या हो जाएगा, है, तो सी डी देना है। तो इस तरीके से जो हमारे एसआई सिस्टम में जितने भी प्रीफिक्सेस यूज़ हो रहे हैं, आप लोग बड़े आसानी से उनको याद कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये जो ट्रिक है ये याद हो जाती है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम लोग जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, ठीक है। और अगर आप लोग कोई भी रिफ्रेशर को उठाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यार, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और साथ ही साथ जो है बहुत जल्दी मैं आप लोगों को जो है शीट्स भी प्रोवाइड करूँगा, आप लोग टेलीग्राम से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में PDF भी डाल दूँगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मास और वेट की। तो देखो, मास और वेट जो है आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, और फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए कि मास क्या होता है। अब कोई भी सब्सटेंस का मास जो होता है, उस सब्सटेंस के पास जो भी मैटर प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, उसका मास होता है। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर ए बॉडी हैव और कंटेन इट। तो जो भी हमारी बॉडी के पास मैटर होगा वही क्या होगा, उसका मास होगा। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है। और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो हमारा मास है ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। इसकी जो वैल्यू है ये कभी भी जीरो नहीं होगी, और कभी भी जो इसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। मीन्स अगर आप लोग अर्थ में अपने मास को मेज़र करेंगे और मून में जाके अपने मास को मेज़र करेंगे तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ से आप लोगों को मास समझ में आ गया कि मास क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि वेट क्या होता है। तो वेट जो है जनरली एक तरीके की क्या है, फोर्स है। और ये फोर्स किसके ऊपर लगती है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी के ऊपर लगती है। और किस वजह से लगती है, ड्यू टू
ग्रेविटी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेट इज जनरली ए फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट क्या है? एक तरीके की फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट पर लगती है और किस वजह से लग रही है? ग्रेविटी की वजह से लग रही है। तो ये जो वेट होता है, अब ये जो आपका वेट है ये कांस्टेंट नहीं होता है। अब जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी वहाँ पे वेट कम होगा, अब जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा। इसको आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जब आप लोगों ने क्लास 9th पढ़ा था और वहाँ पे आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने ये देखा था कि जो मून है और अर्थ है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और मून में 6 गुना 6 टाइम्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो यहाँ पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर ह्यूमन बॉडी भी होगी तो क्या होगी? इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स 6 गुना कम हो जाएगी और इसी वजह से क्या होता है? एस्ट्रोनॉट्स हवा में उड़ने लगते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वेट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि जो वेट है ये कांस्टेंट नहीं है। अब जब ये कांस्टेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो इसी तरीके से अब हम लोग टेम्परेचर को भी समझ लेते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक जनरली वे है, एक मेथड है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या मेज़र करते हैं कि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी जो बॉडी है वो कितनी हॉट है या वो कितनी कोल्ड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर को जनरली हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करना ही क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। अब टेम्परेचर के लिए हम लोगों के पास जो है 3 तरीके की स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। पहली हमारी सेल्सियस स्केल होती है, सेकेंड वन इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। अब बहुत सारे स्टूडेंट से कमेंट करते हैं सर आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो भाई यहाँ पे गलत लिख दी थी, अब यहाँ पे देखो यार सही कर दी है। ठीक है ना। अब सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है। तो अगर हम लोग सेल्सियस स्केल के बारे में बात करें या सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये जनरली हमारे टेम्परेचर की कॉमन यूनिट होती है। और सेल्सियस को हम लोग जो है डिग्री सी से डिनोट करते हैं और फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग सेल्सियस स्केल की बात करें तो इस सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मीन्स जो हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक की सेल्सियस स्केल क्या करती है? मेजरमेंट करती है टेम्परेचर की। इसी तरीके से अगर हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो है मेजरमेंट चालू होती है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की मेजरमेंट चलती है। इसी तरीके से अगर हम लोग केल्विन की बात करें तो केल्विन जो है ये बेसिकली हमारे टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टेम्परेचर है उसको हम लोग केल्विन में मेज़र करते हैं और इसको हम लोग जो है के सिंबल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिग्री का साइन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। और अगर हम लोग इस स्केल को देखें तो यहाँ पर हम लोग जो है 273.15 केल्विन से लेकर के 373.15 तक की टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं या उसकी स्केलिंग कर सकते हैं। अब देखो यार अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर की कितनी स्केल्स होती हैं। अब इसी तरीके से हम लोग जो है कुछ कन्वर्जन को भी देख लेते हैं और कुछ फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं जो हमारे टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाले हैं, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। तो जनरली एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो कोई भी टेम्परेचर अगर वो आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो आप उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोई भी टेम्परेचर अगर आपको वो डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है तो आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस के फॉर्मूले को देखें तो यहाँ से क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। इसी तरीके से अगर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो -32 था जब ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला आप लोगों के पास ये निकल के आ गया और इसी तरीके से डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। तो अगर आपको पहला वाला फॉर्मूला याद है तो आप लोग
बड़े आसानी से इन दोनों फार्मूले को बना सकते हो। एक फार्मूला आप लोगों को और याद रखना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें क्या होता है 273.15 केल्विन होता है। अगर आपको ये याद है तो आपको अगर कोई भी टेम्परेचर गिवन है तो आप उसको सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है टेम्परेचर के सारे कन्वर्जन के फॉर्मूले को समझ लिया। अब एक कन्वर्जन हम लोगों को और समझना है, दैट इज़ जो आपके वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो हम लोगों को पता है कि जो लीटर है उसमें कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को याद ये रखना है कि जो 1 ml होता है इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो अगर 1 लीटर में 1000 ml है और 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। और 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। और हमको ये पता है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर। तो देखो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा 1 लीटर होता है ये किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो आपको एक ये कन्वर्जन याद रखना है, एक ये कन्वर्जन याद रखना है, एक ये कन्वर्जन याद रखना है और साथ ही साथ मैंने समझा भी दिया है। और होमवर्क में यार देखो इसको करना है कि 1000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं आएगा देन मैं आपको इसको सॉल्व करा दूंगा। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है सारे कन्वर्जन को भी देख लिया और जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेस थे उनको भी समझ लिया। अब इसी तरीके से हम लोग जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, दैट इज़ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, तो हम लोग अगर डेंसिटी की बात करें तो ये जनरली रेशियो होता है मास और वॉल्यूम का। तो इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये RH इसका होता है मीनिंग और ये रो का सिंबल होता है। तो आप लोगों को इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और रो इक्वल्स टू क्या होता है, m/v। अब मास को हम लोग किस में मेजर करेंगे, मास की SI यूनिट kg होगी और जो वॉल्यूम था इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। अब एक चीज़ याद रखनी है कि यार देखो वॉल्यूम की जो कॉमन यूनिट होती है ये क्या होती है, लीटर होती है और SI यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। अब यहाँ से जो है मास की यूनिट क्या हो जाएगी, kg हो जाएगी और वॉल्यूम की SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो इसको या तो हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं kg/मीटर क्यूब, या हम लोग इसको जो है kg⁻³ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है ये समझ लिया कि जो डेंसिटी है वो आखिर होती क्या है। अब इसी तरीके से प्रेशर होता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, ये जनरली फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की SI यूनिट यहाँ से क्या निकल के आएगी, प्रेशर की SI यूनिट निकल के आएगी न्यूटन/मीटर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है कि प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती हैं, एक पास्कल भी होती है, टॉर भी होती है, mmHg भी होता है, बहुत सारी प्रेशर की यूनिट्स होती हैं जिनको जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग बड़े आसानी से समझेंगे कि प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होती हैं। अभी हमको क्या समझना है कि जो प्रेशर की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन/मीटर स्क्वायर और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज F/A। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से जब हम लोग मैटर की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। तो देखो होता क्या है, जब हम लोग जो है बात करते हैं कोई भी मैटर की मेजरमेंट की तो समटाइम्स हम लोग ये देखते हैं, कुछ टाइम हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर गिवन है, जो भी हम लोगों को क्वांटिटी गिवन है वो एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इस चीज़ का एग्जाम्पल आप लोग एवोगाड्रो नंबर से देख सकते हैं कि जो आपका एवोगाड्रो नंबर होता है ये कितना बड़ा होता है, ठीक। और समटाइम्स हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हम लोग मैटर की मेजरमेंट कर रहे हैं उसको बहुत छोटे लेवल पे देखते हैं। अब जैसे कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम का मास होता है वो 0.00000 समथिंग 166 ग्राम होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोग मैटर की मेजरमेंट कर रहे हैं
उसमें कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। एक हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी है और एक हमारे पास इतनी छोटी क्वांटिटी है। तो इस बेसिस पे जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि ये जो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो रही है हमारे मैटर को मेजरमेंट करने के लिए, तो हम लोग जो है क्यों ना एक ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें जिसमें जो हम लोग यूनिट है, जो भी हमारे मैटर की मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट है उसको हम लोग फिक्स कर दें। तो वहाँ से जो है साइंटिस्ट ने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हम लोग मैटर की मेजरमेंट करेंगे उसको एक स्पेसिफिक वे में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और वो स्पेसिफिक वे हमारा क्या होगा, n इंटू 10 टू दी पावर n। अब यहाँ पे जो n है ये हमारा 1 से लेकर के 9 तक की कोई भी सिंगल डिजिट होगी, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि ये जो n की वैल्यू होगी ये क्या होगी, सिंगल डिजिट होगी। और यहाँ पे जो स्मॉल n है ये एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स हमारी जो पावर होगी वो 10 टू दी पावर समथिंग होगी। तो साइंटिफिक नोटेशन आप लोगों को समझ में आ गया कि साइंटिफिक नोटेशन में जनरली क्या करने वाले हैं, हम लोग जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, अब इस मेजरमेंट में जो है ज़्यादा अनसर्टेनिटी ना आए, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, तो क्या किया साइंटिस्ट ने, एक पैटर्न खोजा जिसके बेसिस पे उन्होंने जो है इस तरीके की जो भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आ रही थी उसको रिमूव कर दिया। और ये मेथड क्या था, उन्होंने बोला कि अगर हम लोग कोई भी नंबर को n इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो जो उसकी अनसर्टेनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, मीन्स वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर हम लोग जो है इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हम लोगों को एक नंबर दिया गया है, दैट इज 705890123.08। हम लोगों को एक इतना बड़ा नंबर दे दिया गया है। अब हम लोगों को जो है इसको n इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल अगर यहाँ पे आ जाएगा तो हमको जो है हमारा नंबर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स हम लोगों को यहाँ पे जो है अपने डेसिमल को 8 पॉइंट तक की शिफ्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 7.0589012308 इंटू, अब कितने डिजिट शिफ्ट किया, हम लोगों ने 8 डिजिट शिफ्ट किया। अब जितने डिजिट हम लोग शिफ्ट करते हैं उतनी ही 10 टू दी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए 5087.435, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें हमारा जो नंबर है हम लोगों को अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये डेसिमल यहाँ पे होगा। अब क्या होगा, हम लोग फिर से लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे और कितने पॉइंट तक की मूव करेंगे, 1 2 3। मीन्स अगर हम लोग इसको 5.087435 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने डेसिमल को कितना पॉइंट शिफ्ट किया, 3 डिजिट शिफ्ट किया। तो जितना डिजिट शिफ्ट करेंगे उतनी ही इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में लग जाएगी। अब हम लोगों को एक बहुत छोटा नंबर दे दिया गया है, दैट इज 0.0000872। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि पहले ही हम लोगों को पता है कि ये जो n था, n इंटू 10 टू दी पावर n में ये n जो है 0 नहीं हो सकता है, ये 1 से लेके 9 होगा। मीन्स अब हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट हम लोग कहाँ पे करेंगे, मीन्स अगर हमारा जो है 8 के पार डेसिमल लग जाए तो ये हमारा जो नंबर है ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग 7 पॉइंट तक की क्या करेंगे, अपने डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 8.72। अब जब हम लोग राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी हम लोग राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो हमारी जो पावर है वो क्या हो जाती है, वो निगेटिव में आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू दी पावर -7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम लोगों को एक नंबर दे दिया गया 0.5783, अब यहाँ पे हमारा डेसिमल कहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आना चाहिए। और यहाँ पर शिफ्टिंग कितने डिजिट की हो रही है, सिर्फ एक ही डिजिट की हो रही है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 5.783
और कितने डिजिट तक की शिफ्ट हुआ, अगर एक डिजिट तक की शिफ्ट हुआ तो 10 टू दी पावर क्या होगा, अब राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -1। तो इस तरीके से कोई भी मेजरमेंट को हम लोग जो है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक सिंपल वे में सीखा कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होगी। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है एडिशन कर सकते हैं कोई भी मेजरमेंट का, उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नंबर ले लिया है, दैट इज़ 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 11। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे और इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो पावर होती है 10 की वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 5.5 इंटू 5.8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस 10 टू दी पावर 11। तो ये पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि क्या है, पावर मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई जब करके देखेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31.40 इंटू 10 टू दी पावर 16। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर हमें कोई भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग n इंटू 10 टू दी पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और ये n क्या होना चाहिए, ये सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डेसिमल हमारा 1 के बाद है हम लोगों को इसको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डायरेक्शन लेफ्ट मूव करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.140 इंटू, अब एक डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट मूव करें तो क्या होगा, एक पावर इसकी ऐड हो जाएगी 10 टू दी पावर 1 और इंटू 10 टू दी पावर 16। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 3.140 इंटू 10 टू दी पावर 17। तो ये नंबर हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो पावर है ये निगेटिव में है। तो पावर अगर निगेटिव में है और दोनों ही नंबर अगर हमारे निगेटिव पावर में है तो क्या हो जाएगा, उनका एडिशन हो जाएगा। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 5.5 इंटू 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -8 -6। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0.55 इंटू 10 टू दी पावर -14। अब अगेन हम लोगों को जो है इस मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे और एक ही पॉइंट तक की शिफ्ट करेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.5। और जब हम लोग राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो हमारी पावर क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -14 इंटू 10 टू दी पावर -1, क्योंकि हम लोग एक डिजिट आगे बढ़े थे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -15। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल को देखें तो यहाँ पर हम लोगों को जो पावर है वो एक पॉजिटिव में गिवन है और एक निगेटिव में गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5.7 इंटू 0.8 इंटू क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर -8 प्लस 10 टू दी पावर 8। तो ये क्या हो जाएगी, 10 टू दी पावर 0 एंड समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है, डेट इज इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और 5.7 इंटू 0.8 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 45.6। अब ये क्या वैल्यू जो है ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, नहीं है। मीन्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। और जब हम लोग इसको बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.56 इंटू 10 टू दी पावर 1। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। तो जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो हमारी पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है, पावर जो है पॉजिटिव में आती है। और जब हम लोग राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो जो हमारी पावर है वो क्या हो जाती है, वो निगेटिव में चली जाती है। अब यहाँ से हम लोग जो है डिवीज़न को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक आप लोग करेंगे और एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो आपका जो लेक्चर है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों को नंबर क्या दिया गया है, 2.7 अपॉन 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 10 टू दी पावर 5। तो आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि जब हम लोग जो है पावर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 10 टू दी पावर a व्हेन डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर b,
तो हमारी क्या होती है, पावर माइनस में हो जाती है, 10 टू दी पावर a माइनस बी आ जाता है। आप लोगों ने फॉर्मूला अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये डेसिमल डेसिमल हट जाएगा, 3 9 जा कितना होता है, 27 होता है। तो 9 इंटू, अब ये क्या होगा, 10 टू दी पावर माइनस 3, और ये प्लस की 5 वैल्यू है तो ये ऊपर जाएगी तो किस में कन्वर्ट होगी, माइनस के 5 में कन्वर्ट होगी। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। और ये नंबर हम लोगों को पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में गिवन है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क होगा, आप लोग जो है इसको बड़े आसानी से कर लोगे। यहाँ पर देखो यार, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चल जाए, आप लोगों के एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। नहीं तो मुझे भी पता है कि आपको डिवीज़न करना आता है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड करी जाती है आपको ये भी आता है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आप लोगों को जो है किस तरीके से कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, और ये आपको याद रखना है, दैट इज n इंटू 10 टू दी पावर n। अब इसी तरीके से हम लोग जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पावर को चेक करते हैं। अगर पावर सेम है तो हम लोग जो है डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कॉमन लेकर के। अगर पावर सेम नहीं होती है देन हम लोगों को जो है पहले पावर को सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 नंबर गिवन है और दोनों की पावर जो है 10 की वो क्या है, सेम है, दैट इज 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 3 प्लस 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो यहाँ पर हम लोगों ने जर्नली क्या किया, 10 टू दी पावर 3 को कॉमन ले लिया और इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6.0 इंटू 10 टू दी पावर 3 हम लोगों के पास नंबर आ गया, और ये हमारा पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। अब प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास पावर जो होती है वो डिफरेंट होती है। मीन्स यहाँ पर 10 टू दी पावर 4 है और यहाँ 10 टू दी पावर 5 गिवन है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है पावर को कन्वर्ट करके सेम करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को गिवन है 37.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 और प्लस 2.36। तो ये नंबर तो पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, लेकिन ये नंबर हमको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग जो है इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और इसको कन्वर्ट करने के बाद जो है डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसको हम लोग एक लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। मीन्स ये हमारा क्या होगा 3.76 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर 1, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एक डिजिट मूव करा रहे हैं। तो जब हम लोग एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव कराएंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, 10 टू दी पावर 1 बढ़ जाएगी, प्लस ये क्या हो जाएगा 2.36 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3.76 इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस 2.36 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, 10 टू दी पावर 5 को कॉमन ले लेंगे और 3.76 प्लस 2.36 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप लोग इसको ऐड करके बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 6 6 12 होगा, कैरी 1 हो जाएगा, 7 3 10 11 होगा, कैरी 1 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 3 2 5 1 6 6.12 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो ये नंबर हमारा क्या होगा, ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। तो इस तरीके से आपको जो है एडिशन करना है। मीन्स अगर पावर सेम नहीं होगी तो सबसे पहले पावर को सेम करना है, और किसकी पावर को सेम करना है, जो नंबर हमारा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ना हो। ये तो पहले से ही गिवन था लेकिन ये नहीं था, तो जब ये नहीं था तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन ऐड करेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में ये वाला तो कॉमन है, 10 टू दी पावर 5 को कॉमन ले लीजिए और 6.54 माइनस 5.78 कर दीजिए, बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो नंबर है हमारा पावर चेंज है। अब जब पावर चेंज होगी तो सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, सबसे पहले हम लोगों को पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो नंबर हमारा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है सबसे पहले हम लोग उसी को कन्वर्ट करेंगे। तो ये नंबर तो पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है, हम लोग जो है इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 4.85 इंटू 10 टू दी पावर 2 माइनस, अब यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी 10 टू दी पावर -1। तो कितना लिखेंगे हम लोग इसको 3.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर -1, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.85 इंटू 10 टू दी पावर 2 माइनस 3.5 इंटू 10 टू दी पावर 2। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी पावर सेम हो गई, और जब पावर सेम हो गई
तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.85 माइनस 3.5 इंटू 10⁻²। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1.35, ये हमारे पास वैल्यू आएगी इंटू 10⁻²। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है कोई भी नंबर को, जो भी हमारे पास मेजरमेंट गिवन है, उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करा, किस तरीके से हम लोग जो है मैटर की मेजरमेंट कर सकते हैं उसको सीखा, और फिर हम लोगों ने जो है जो भी हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने जो है अनसर्टेनिटी के बारे में बात करी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मेरा आपसे वादा है कि सारे के सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा और कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करूंगा। साथ ही साथ हम लोग जो है बहुत जल्दी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को जो है इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है PDF की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मैं अपनी वेबसाइट की लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जो है इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।